स्टूडेंट्स, हम थर्ड चैप्टर देखने वाले हैं और थर्ड चैप्टर का नाम है उपयोजित इतिहास। इस उपयोजित इतिहास में हम देखने वाले हैं कि उपयोजित इतिहास किसे कहते हैं। उसके बाद दूसरा टॉपिक है कि उपयोजित इतिहास और विविध विषयों में कौन से अनुसंधान हुए, अनुसंधान यानी कौन से परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि उपयोजित इतिहास और वर्तमान काल का क्या संबंध है। उसके बाद चौथा पॉइंट हम देखेंगे कि सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत का प्रबंधन में उपयोजित इतिहास की क्या भूमिका देखने को मिलती है। उसके बाद संबंधित व्यावसायिक क्षेत्र। इसके बाद थर्ड चैप्टर के बाद हर टॉपिक में, हर लेसन में ये बहुत ही अहम टॉपिक है कि संबंधित व्यावसायिक क्षेत्र, उपयोजित इतिहास से रिलेटेड कौन कौन से व्यवसाय या कौन कौन सा प्रोफेशन आप कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि उपयोजित इतिहास किसे कहते हैं। उपयोजित इतिहास संज्ञा के लिए लोगों का यानी सामान्य जनों का इतिहास, ऐसा उसे इंग्लिश में कहा भी है पब्लिक हिस्ट्री। यह वैकल्पिक शब्द जो है वो प्रचलित है। भूतकाल में घटित घटनाओं के संबंध में जो ज्ञान इतिहास द्वारा प्राप्त होता है उसका उपयोग वर्तमान और भविष्य में सभी लोगों के लिए किस प्रकार हो सकता है, इसका विचार उपयोजित इतिहास विषय द्वारा किया जाता है। इसी का मतलब है कि भूतकाल में जो घटना घटती है, क्योंकि हमारा हर बीता हुआ कल जो है वो हमारा भूतकाल बन जाता है और हर घटना से, हर व्यक्ति से हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। तो जाहिर सी बात है हमारा हर एक बीता हुआ कल इतिहास होता है, इतिहास जमा हो जाता है। और हम जैसे बचपन से लेके अभी तक ऐसे बहुत सारी चीज़ें या बहुत सारी बातें आपके मन में होती है जिसे हम हमेशा याद करते हैं, तो उसी को कहा जाता है वो आपका इतिहास, आपकी हिस्ट्री, पब्लिक हिस्ट्री। ये आपने उस 15 साल में क्या किया, 5th स्टैंडर्ड में आप कैसे थे, 6 में कैसे थे, 7th में कैसे थे, ऐसी बहुत सारी यादें, ऐसी बहुत सारी बातें जो है हमें वर्तमान में याद आती हैं भूतकाल से संबंधित। तो जब हम ऐसी चीज़ों को लेकर जब इतिहास लेखन करते हैं तो जाहिर सी बात है उसे कहा जाता है उपयोजित इतिहास। क्योंकि उपयोजित यानी हमने उसे खुद निर्माण किया हो। उपयोजित, जैसे उपयोजित लेखन होता है निबंध लेखन, पत्र लेखन, उसी प्रकार से उपयोजित इतिहास यानी हमने अपने अनुभवों को लेकर, अपने बिताए हुए समय को लेकर जो हमने सीखा है उसके बारे में जब हम विचार करते हैं, सोच विचार करते हैं, कुछ राय अपनी निर्धारित करते हैं, तो उसे कहा जाता है उपयोजित इतिहास। तो यही हम इसमें देखने वाले हैं कि इसका विचार उपयोजित इतिहास विषय द्वारा किया जाता है और वर्तमान में उत्पन्न सामाजिक चुनौतियों को दूर करने के लिए उपाय योजना की जाती है। क्योंकि हमने जो गलतियाँ भूतकाल में की है उसे हम कभी भी वर्तमान में दोहराते नहीं हैं, या भूतकाल में किसी व्यक्ति से अगर हमें परेशानी हुई है तो वर्तमान में हम उस व्यक्ति से दूरी बनाकर रहते हैं या नहीं। तो उसी प्रकार से वर्तमान में हम उन समस्याओं को, उन चुनौतियों को दूर करने का प्रयास करते हैं जो हमारे साथ भूतकाल में हो चुकी है। सामाजिक हितों के निर्णय करना जैसी बातों के लिए पहले घटित घटनाओं का विश्लेषण दिशा दिशाने का कार्य करता है। इसके लिए इतिहास का ज्ञान आवश्यक होता है, क्योंकि जब तक हमें इतिहास का ज्ञान होगा नहीं तब तक हम कोई भी लेखन जो है वो कर सकते नहीं। उपयोजित इतिहास के क्षेत्र में केवल
तज्ञ व्यक्तियों को ही नहीं बल्कि सामान्य लोगों का विविध रूपों में सहभाग होता है। संग्रहालय प्राचीन, जैसे अभी मैंने कहा कि हर व्यक्ति का बीता हुआ पल भूतकाल में जमा होता है और वो उसका इतिहास हो जाता है, क्योंकि वो पास्ट में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए उपयोजित इतिहास में सामान्य लोग भी विविध तरीके से सहभागी होते हैं। जैसे संग्रहालय प्राचीन स्थानों की सैर पर आने वाले पर्यटकों के रूप में लोगों का सहभाग जो है वो महत्वपूर्ण होता है। हम जगह जगह की सैर करते हैं, मंदिर देखने जाते हैं, जगह देखने जाते हैं, निसर्ग की पर्यावरण की सैर करने जाते हैं, तो वहाँ पर सामान्य लोगों का सहभाग जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। पर्यटक के कारण लोगों में इतिहास के प्रति जो है रुचि बढ़ने लगती है। जैसे अगर हम आगरा का ताजमहल जब देखने के बारे में सोचते हैं तो उस ताजमहल देखने के प्रति या उसके पीछे जो इतिहास है वो इतिहास जानने के प्रति हमारी जिज्ञासा, हमारी रुचि जो है वो बढ़ने लगती है। ऐसी कोई भी स्थल, ऐसी कोई भी जगह हो जो इतिहास में है, जैसे राजस्थान में ऐसे बहुत सारे महल हैं, उन महलों के पीछे ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं, तो वो कहानियां, वो महल जो है हमें राजस्थान की ओर खींचते हैं या आकर्षित करते हैं और पर्यटक ऐसी जगहों को देखने के लिए जाते हैं। जैसे महाबलेश्वर हो गया, महाबलेश्वर का पर्यावरण जो है हमें अपनी ओर आकर्षित करता है। सह्याद्री की पर्वत रांगाएँ हमें अपनी ओर आकर्षित करती है और समाज के मन में इतिहास का बोध निर्माण होता है और साथ ही लोग अपने नगरों अथवा गांवों में स्थित प्राचीन स्थानों के संरक्षण एवं संवर्धन की परियोजना में सहभागी हो सकते हैं, क्योंकि इतिहास के ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण करने की जिम्मेदारी भी लोगों की है। जिस जगह पे वो स्थान है उस स्थान के स्थानिक लोगों की ये जिम्मेदारी है क्योंकि उस जगह का संरक्षण कर सके। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो उपयोजित इतिहास और विविध विषयों में हुआ अनुसंधान यानी बदल, खोज, इन्वेंशन, क्या परिवर्तन हमें देखने को मिला। इतिहास का संबंध भूतकाल में घटित घटनाओं के साथ होता है और वर्तमान में दिखाई देने वाले मानव जीवन का ताना बाना घटित घटनाओं के कारण बुना जाता है। जैसे मैंने इसके पहले भी बताया कि जो घटनाएं हमारे साथ भूतकाल में होती है उसे हम दोहराते नहीं, उस घटनाओं से, उस व्यक्तियों से, उस अनुभव से सीखते हैं और उसमें हम परिवर्तन ज़रूर करते हैं। ये घटनाएं राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, संगठन, दर्शन का नाम याद रखें, दर्शन यानी तत्व ज्ञान, तकनीकी विज्ञान और विज्ञान जैसे विभिन्न क्षेत्रों में घटित हुई होती है। किसी भी क्षेत्र में परिवर्तन हो सकता है। प्रत्येक ज्ञान संचय का अपना एक स्वतंत्र इतिहास होता है। हर चीज़ के पीछे इतिहास होता है, बस उसे जानने की या समझने की इच्छा जो है व्यक्ति के मन में निर्माण हो। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि 15 साल, जैसे अभी आप 10th में हैं तो 15-16 साल सभी की एज होगी, तो उस 15 साल में आपने बिताया हुआ हर एक साल, हर एक पल, हर एक महीने के बारे में जब आप जानेंगे, समझेंगे तो वो आपका उपयोजित इतिहास हो गया, क्योंकि उसमें सामाजिक, धार्मिक हर एक चीज़ का गठन हमें देखने को मिलता है। प्रत्येक क्षेत्र की अगली यात्रा की दिशा इस ज्ञान संचय की स्थिति पर निर्भर होती है। उसी के अनुसार अनेक विषयों के अनुसंधान में इतिहास की अनुसंधान पद्धति उपयुक्त सिद्ध होती है। अलग अलग क्षेत्र में क्या परिवर्तन हुए उसी के बारे में हम उपयोजित इतिहास में देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पर एक टॉपिक हमारा रह गया कि समझ लें कि सामान्य जनों के लिए इतिहास, लोगों के मन में इतिहास विषय में अनेक भ्रम और भ्रांतियाँ होती है। भ्रम यानी डाउट्स होते हैं।
कि जैसे इतिहास विषय केवल इतिहासकारों और इतिहास विषय का अध्ययन करने को इच्छुक छात्रों के लिए होता है क्या? नहीं। जैसे अभी मैंने कहा कि अगर आप अपने 15 साल के बारे में जो जानकारी एकत्रित करेंगे वो आपका इतिहास हुआ। इतिहास लेखन के लिए कोई बड़ा टॉपिक, बड़ा विषय होने की आवश्यकता नहीं है, कोई बड़ा इतिहासकार होने की भी आवश्यकता वहाँ पर नहीं है। प्रतिदिन के जीवन में इतिहास जैसे विषय का कोई उपयोग नहीं होता। ये सभी लोगों की ऐसी विचार प्रणाली है। सभी लोग ऐसा मानते हैं कि इतिहास हम क्यों सीखते हैं, क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि इसका तो हमारे वर्तमान जीवन से, हमारे रिसेंट लाइफ से इसका कोई भी मेल नहीं है, तो क्यों हम सीखते हैं, क्यों हम पढ़ते हैं। इतिहास जैसा विषय आर्थिक दृष्टि से उत्पादन क्षेत्रों के साथ जोड़ा नहीं जा सकता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे मन में ऐसी बहुत सारी बातें होती है कि इससे हमें कोई भी आर्थिक फ़ायदा जो है वो होता नहीं। और ऐसी ही भ्रांतियों अथवा भ्रमों का निराकरण करने के लिए उपयोजित इतिहास लेखन की संकल्पना जो है वो समक्ष या सामने आई है। ऐसी भ्रांतियाँ अथवा भ्रमों का निराकरण करते हुए इतिहास का सूत्र लोगों की वर्तमान जीवन प्रणाली से जोड़ने वाला क्षेत्र ही सामान्य जनों का इतिहास कहा जाता है। विदेशों में अनेक विश्वविद्यालयों में सामान्य जनों का इतिहास इस विषय का पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है ताकि बच्चों के या विद्यार्थियों के मन में इतिहास विषय के प्रति रुचि निर्माण हो, इस विषय के प्रति जिज्ञासा उनके मन में निर्माण हो। भारत में बेंगलुरु में सृष्टि इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी इस संस्था में भी सेंटर ऑफ पब्लिक हिस्ट्री एक स्वतंत्र विभाग बनाया गया है और यहाँ इस विषय से संबंधित परियोजनाओं और अनुसंधान का कार्य जो है वहाँ पर किया जाता है। जैसे कि मैंने वहाँ पर पहले ही बताया कि उपयोजित इतिहास जो है वहाँ पर जो हम सोचते हैं उसको लेकर हम लेखन जो है वो कर सकते हैं। इसके बाद हमने विविध विषयों में अनुसंधान वहाँ पर देखा था। हमारा पहला टॉपिक है दर्शन यानी तत्वज्ञान, फिलॉसफी जिसे इंग्लिश में कहते हैं। विविध विचारधाराओं का उद्गम, उसका कारण बनी वैचारिक परंपरा, क्योंकि हर टॉपिक के पीछे या हर टॉपिक से रिलेटेड हमारे मन में सवाल निर्माण होता है क्यों, और हम लॉजिकली या फिलोसॉफिकली उसको सोचने लगते हैं। इस विचारधारा की प्रगति यात्रा के इतिहास को समझने और इसके लिए इतिहास का अध्ययन करना आवश्यक होता है। दर्शन को समझते समय, दर्शन यानी तत्वज्ञान को समझते समय यह दर्शन जिस भाषा में व्यक्त हुआ है उस भाषा के इतिहास का भी उपयोग होता है, क्योंकि जिस भाषा में हम ज्ञान प्राप्त करते हैं या जिस विषय में हम ज्ञान चीज़ें जानते हैं, समझते हैं, उसका उपयोग ज़रूर हमें आगे चल के होता है। दूसरा है विज्ञान। वैज्ञानिक आविष्कारों और सिद्धांतों का कालक्रम और उन आविष्कारों की कारण श्रृंखला को समझने के लिए विज्ञान के इतिहास का अध्ययन करना पड़ता है। हम विज्ञान का कोई भी टॉपिक ले लें, आर्किमिडीज का सिद्धांत ले लें, उसके साथ साथ थॉमस एडिसन ने बल्ब का आविष्कार कैसे किया, लाइट की खोज बल्ब का आविष्कार किस प्रकार से किया, इसके बारे में जब हम उसने खोज कैसे की, उसने शुरुआत कैसे की, जब हम इसके बारे में जानेंगे तो वो साइंस ऑफ हिस्ट्री हो जाएगा। मतलब विज्ञान से जुड़े, जैसे गणित में भी हर विषय से जुड़ा जो है इतिहास हम कर सकते हैं। कहा जाता है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। अगर आवश्यकता होती है तो ज़रूर उसका निर्माण होता है। जब आवश्यकता ही नहीं होगी तो किसी चीज़ का निर्माण जो है वो कभी भी होगा नहीं। तो इसके लिए हमारे मन में सवाल निर्माण होने चाहिए, तभी जवाब मिलेंगे। अगर हमारे दिमाग में कोई भी सवाल ही नहीं होगा, कोई भी क्यों, व्हाई,
वाई का कोई सवाल ही नहीं होगा तो किसी भी सवाल का आंसर या जवाब जो है आपको कदापि या कभी भी मिल सकता नहीं। कई बार वैज्ञानिक आविष्कार मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करने और जिज्ञासा का शमन करने के प्रयासों के परिणाम होते हैं। हम ऐसा कहा जाता है कि कोई भी खोज जो है उस व्यक्ति के मन में जो जिज्ञासा निर्माण होती है, उस जिज्ञासा को दूर करने के लिए, जिज्ञासा को शांत करने के लिए वो व्यक्ति उस वस्तु की खोज करता है, इन्वेंशन करता है। इसके लिए पूर्ववर्ती वैज्ञानिक ज्ञान का उपयोग किया जाता है। इन आविष्कारों के पीछे जो कारण, परंपरा और कालक्रम होता है उसे समझने के लिए विज्ञान के इतिहास का ज्ञान जो है वो उपयोगी सिद्ध होता है। जैसे मैंने अभी यहाँ पर आपको उदाहरण दिया था विज्ञान से, आर्किमिडीज, थॉमस एडिसन, ऐसे बहुत सारे न्यूटन, ऐसे अगर उन्होंने अपने आविष्कारों के उनके आविष्कारों के बारे में जब हम गहराई से या डीपली नॉलेज प्राप्त करेंगे तो वो साइंस ऑफ पब्लिक हिस्ट्री हो जाएगा। मतलब हमने उस थॉमस एडिसन ने, जैसे 9वीं में मराठी का चैप्टर था दिव्याचा शोध, उसमें हमने देखा था कि थॉमस एडिसन जो है बल्ब का आविष्कार करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें जो है वहाँ पर करते हैं या उसके बारे में किस प्रकार से वो जानकारी प्राप्त करते हैं। उसमें दूसरा है बच्चों, तीसरा है तकनीकी विज्ञान। हर क्षेत्र में अगर हम देखने गए तो टेक्नोलॉजी ऑफ साइंस का यूज जो है होता हुआ दिखाई देता है। जो चीज़ें 20 साल पहले जैसे बनती थी वैसे आज जो है वो बनती है क्या? नहीं। समय के अनुसार, टेक्नोलॉजी के अनुसार उसमें परिवर्तन जो है वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले अगर हम देखेंगे तो टेक्स्ट बुक हमें सिर्फ कहाँ मिलती थी? दुकानों में मिलती थी। छपाई के यहाँ पे छपाई होने के बाद बाज़ार में, दुकानों में मिल जाती। अभी अगर हम देखेंगे तो टेक्नोलॉजी या तंत्रज्ञान के कारण हमें हर विषय की टेक्स्ट बुक जो है ऑनलाइन, इंटरनेट पे बड़ी ही आसानी से, सहजता से उपलब्ध हो सकती है। तो वो तकनीकी विज्ञान का ही वो एक भाग है, क्योंकि जो चीज़ें पहले जैसे होती थी आज वैसे हमें देखने को वो मिलती नहीं। यहाँ पर कृषि उत्पादन, वस्तुएं, हर क्षेत्र में अगर हम देखेंगे तो परिवर्तन होता हुआ हमें देखेंगे। अगर हम खेती का ही उदाहरण अगर हम देखेंगे तो पहले सिर्फ खेत में काम करने के लिए हल का इस्तेमाल किया जाता था। अगर हम देखेंगे आज एक सधन किसान जो है अगर हम देखेंगे तो हर एक छोटे बड़े, अगर उसे पॉसिबल है, उसके पास साहित्य है, तो हर छोटे बड़े काम के लिए वो टेक्नोलॉजी से बने साहित्य का या सामग्री का इस्तेमाल करते हुए अपने खेतों के काम जो है बड़े आसानी से करता है। उसके साथ साथ वस्तुओं का उत्पादन, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में जो यंत्र या मशीनें पहले लगती थी उसमें धीरे धीरे करके परिवर्तन हो गया। उत्पादन में भी परिवर्तन हो गया, उत्पादन की संख्या में भी परिवर्तन हमें देखने को वहाँ पर मिलता है। स्थापत्य यानी कला, अभियंत्र, अगर हम अपने कपड़े के ही बारे में अगर हम देखेंगे तो पहले देखो लोगों को कपड़े सिलाने पड़ते थे, पहले कपड़ा लाते थे टेलर के पास सिलाने के लिए। अभी अगर हम देखेंगे 1 मिनट में रेडीमेड कपड़े हम खरीद कर पहन सकते। तो ये टेक्नोलॉजी में या तकनीकी में हुआ परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। खेत में, कृषि क्षेत्र में भी देखेंगे हम अनाज को साफ करने के लिए, उसको निकालने के लिए अलग अलग यंत्र सामग्री का इस्तेमाल जो है किसान करते हुए दिखाई देते हैं। अभियांत्रिकी आदि में होते गए परिवर्तन इंजीनियरिंग में भी देखेंगे। जब कंस्ट्रक्शन साइट पर काम होता है तो वहाँ पर अगर हम देखेंगे तो कितने सारे यंत्र के माध्यम से वहाँ पर काम जो है वो किया जाता है। सीमेंट मिक्स करने के लिए वहाँ पे बड़ी बड़ी अभी बिल्डिंग्स जो है कम से कम 40-50
माले की वहाँ पर बनती है, तो 40-50 माले तक वहाँ पे सामान जो है क्या व्यक्ति लेके जाते हैं क्या नहीं, अलग अलग यंत्र के माध्यम से वहाँ पर अभियांत्रिकी में भी ये होता हुआ परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। उसी के साथ साथ हर क्षेत्र में हमें परिवर्तन हमें देखने को मिलता है, हर क्षेत्र में। अगर हम दवाइयाँ देखेंगे, डॉक्टरी वैद्यकीय शाखाएं देखेंगे, तो उसमें भी हमें परिवर्तन जो है वो देखने को मिलता है। वैज्ञानिक आविष्कार और तकनीकी विज्ञान में होने वाली प्रगति एक दूसरे के ऊपर निर्भर होती है, क्योंकि खेत में जब गेहूँ बनता है तभी हम उसका आटा बना सकते, तभी हम उसकी रोटी बना सकते, तभी उसका ब्रेड या पाव जो है उसका बन सकता है। अगर खेती में उत्पादन नहीं होगा तो ना ही उसका रिकंस्ट्रक्शन जो है किसी भी चीज़ का जो होता नहीं, ना ही वो हो सकता है। मानव की उत्क्रांति यात्रा में पत्थर के शस्त्र औजार निर्माण करने से लेकर पहले मनुष्य ने किसके माध्यम से शस्त्र बनाए थे? पत्थरों के माध्यम से उसने शस्त्र या औजार शस्त्र बनाए थे। और उसके बाद उसने खेती की खोज की थी। जब उसने खाकर बीज फेंका और उस बीज फेंकने के बाद कुछ समय दिन बाद वहाँ पर एक छोटा सा पौधा जो है उग आया, तभी उसे अज्ञात हुआ कि अगर हम कोई भी चीज़ ज़मीन पर डालते हैं तो उसमें से उपज जो है वो निर्माण होती है, और तभी से खेती का आविष्कार हुआ। कृषि उत्पादन का विकास होने तक उसके द्वारा ग्रहण किया हुआ विज्ञान और उस पर आधारित तकनीकी विज्ञान ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कालांतर में विज्ञान में हमें प्रगति देखने को मिलती है, यांत्रिकीकरण भी देखने को मिलता है। और यह यांत्रिकीकरण किस प्रकार होता गया, विज्ञान और तकनीकी विज्ञान किस प्रकार सदैव एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं, इसे समझने के लिए तकनीकी विज्ञान के इतिहास का अध्ययन करना जो है वो आवश्यक है। जैसे मैंने कहा कि शुरुआत से लेकर अभी तक हर क्षेत्र में जो प्रगति, मतलब कंपनी में जो यंत्र सामग्री पहले इस्तेमाल की जाती थी वैसे ही सामग्री आज इस्तेमाल की जाती होगी, ऐसा कदापि भी हो सकता नहीं। इसके लिए जब हम इसके पीछे की जानकारी प्राप्त करेंगे तो हो जाएगा हमारा तकनीकी विज्ञान का इतिहास। कृषि क्षेत्र में पहले किसान खेती किस प्रकार से करता था, वर्तमान समय में उसमें किस प्रकार से परिवर्तन हुआ है, अभियांत्रिकी क्षेत्र में किस प्रकार से परिवर्तन हुआ है, वैदिक क्षेत्र में किस प्रकार से परिवर्तन हुआ है। और अगर हम देखेंगे तो विज्ञान और तकनीकी विज्ञान यह हमेशा एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं और इसे समझने के लिए, इसके बारे में गहराई से जानने के लिए हमें तकनीकी विज्ञान के इतिहास का अध्ययन करना जो है, आकलन करना या उसे समझना जो है वो आवश्यक है कि धीरे धीरे करके हर क्षेत्र में हमें परिवर्तन होता हुआ दिखाई देता है। जैसे चीज़ 10 साल 20 साल पहले वैसी थी, आज भी वैसी ही होगी, ऐसा कदापि हो सकता नहीं। जैसे हम पहले वैसे थे वैसे ही स्वभाव हमारा अभी भी है क्या? नहीं, समय के अनुसार उसमें हमारी सोचने, समझने में, जानने में हमेशा परिवर्तन, समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार उसमें परिवर्तन होता हुआ दिखाई देता है।